सबसे पहली बात तो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा बिफोर आई से थिंग्स अबाउट द आईपीओ जिसकी डिस्कशन हम यहाँ करने वाले हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मिस्टेक हो रही है इसको ना करे, वो ये है कि देखिए कोई भी आईपीओ जो मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब हो रहा है, बहुत ज्यादा सब्सक्राइब हो रहा है, सारे ही हो रहे हैं, अभी तो यूफोरिया ऐसा है। ऐसे टाइम पर कोशिश क्या करें, इसको समझ ले पॉइंट को, कि आपको एक लॉट से ज्यादा रिटेल में अगर लगा रहे हैं, एक लॉट से ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है। 5-5 10-10 लॉट लगा रहे हैं एक ही एप्लीकेशन के अंदर, ना करें। मल्टीपल अकाउंट से जरूर लगाएं, फैमिली के अकाउंट से लगा रहे हैं, पेरेंट्स के, स्पाउस के, किसी के भी अकाउंट से लगा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन एक एक लॉट, ज्यादा लॉट नहीं, क्योंकि वो आपको मिलेंगे ही नहीं। लॉटरी बेस्ड सिस्टम है, जब ओवर सब्सक्राइब आईपीओ हो जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर चाहे कितने ही लॉट लगा लो, वो एक ही लॉट मिलना है। तो चाहे एक लगाओ चाहे 13 लगाओ, बात बराबर है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो जबरदस्ती ज्यादा लॉट लगाने की क्या नीड है? इससे बढ़िया तो ये होगा कि आप मल्टीपल अकाउंट्स में लगाना प्रेफर करो, ठीक है। एक चीज ये हो गई है। दूसरी चीज ये है कि अब फंड सबके पास लिमिटेड है, ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड फंड्स है, या हरी आईपीओ के अंदर 10-10 एप्लीकेशन लगा दो, वो थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा लॉजिकल होकर भी चले, जहां पर मैं आपको पहले भी बताया कि आईपीओ के अंदर अगर आपकी कोशिश रहेगी कि मैं मैक्सिमम लिस्टिंग गेन सिक्योर करूं, बहुत चांसेस है अलॉटमेंट ही नहीं मिलेगा। मोस्टली यू शुड ट्राई कि आप अलॉटमेंट पे फोकस करो, कि मेरे को अलॉटमेंट तो मिले, चाहे 20% 30% जितने की भी है वो तो मिले। 100% 150% के चक्कर में अलॉटमेंट ही मिस हो जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। ओके, तो मैं चलता हूँ व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा, क्योंकि समझा के लिख के ही करना पड़ेगा। व्हाइट बोर्ड पे समझते हैं क्या क्या आईपीओज आ रहे हैं फर्स्टली, फिर उनमें जीएमपीज क्या चल रहे हैं, क्या प्रोबेबिलिटीज हैं, और कैसे उसको फिर हम देखेंगे, रैंक वाइज थोड़ा सेट कर लेंगे, ताकि एप्लीकेशन में आसानी रहे, हमें फंड्स की एलोकेशन इजीली हो जाए। ओके, तो व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। राइट, तो होपफुली आप सबको ये व्हाइट बोर्ड अवेलेबल होगा होपफुली। तो व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। राइट, ठीक है, नो प्रॉब्लम्स नो प्रॉब्लम्स। ओके, चलिए सबसे पहले तो इस पॉइंट को नोट करना है आपको। देखिए, इसको ऐसे समझेंगे। फर्स्ट, मैं आपको वो आईपीओ के बारे में बता रहा हूँ जो कल ही बंद हो रहे हैं। आज जब ये वेबिनार करें 19 को, जो 20th को ही बंद हो रहे हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अगर आप देखते हो, सबसे पहले है सूरज एस्टेट, ठीक है। ये सूरज एस्टेट में देखिए क्या है इसमें, कि ये जो आईपीओ है ये कल बंद हो रहा है 20 दिसंबर को। अब इस आईपीओ का जो करंट जीएमपी चल रहा है वो है लगभग 19% के आसपास। और जो आईपीओ का साइज है, हमें ये भी देखना पड़ता है कि आईपीओ का साइज कितना है, ये जज करने के लिए कि हमें अलॉटमेंट के चांसेस कितने हैं। जितना बड़ा आईपीओ, अलॉटमेंट के चांसेस उतने ज्यादा, जितना छोटा आईपीओ, अलॉटमेंट के चांसेस उतने ही कम। तो ये लगभग आपका 400 करोड़ का आईपीओ है, ठीक है। अब ये है सेकंड जो इसके साथ आ रहा है, वो है मुथूट माइक्रो फाइनेंस। ये आपको पता ही है सबको, ये इसका नाम तो चल ही रहा है। ये भी 20 दिसंबर है, और इसका जीएमपी लगभग 14% के आसपास चल रहा है अभी। आईपीओ साइज है इसका 960 करोड़, ठीक है। ये सेकंड है, ये मेन बोर्ड में। और कल जो एक और मेन बोर्ड बंद हो रहा है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर, मोती सन्स ज्वेलर, ठीक है। तो ये मोती सन्स भी कल ही बंद हो रहा है। इसका जीएमपी है, आप ये आपको पता ही होगा, सब लोगों को पता है इसका जीएमपी 183%, बहुत ही ज्यादा बहुत पॉपुलर फॉर वॉट एवर रीजन। अभी मैं आपको समझाऊंगा ऐसा क्यों है बहुत ही ज्यादा पॉपुलर। और 151 करोड़ का ये आईपीओ है। अब सबसे पहले तो इन कल 3 आईपीओ जो ये बंद हो रहे हैं, इनकी बात करेंगे कि क्या कल इनमें से लगाने लायक कोई है या नहीं है, इसको समझेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा मोती सन्स की, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है। 183% जीएमबी, 151 करोड़ का आईपीओ। एक तो 151 करोड़ का आईपीओ है, तो ये समझ लीजिए कि ये बहुत ही छोटा आईपीओ है। इसमें आपकी अलॉटमेंट के चांसेस ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट बहुत ही कम है, क्योंकि एक तो देखिए जीएमपी इतना, आईपीओ साइज छोटा, तो डिमांड करेगी स्काई रॉकेट, ये तो हमें पता ही है। अब क्या, हमें ये भी तो देखना है कि इसका एनालिसिस क्या बोल रहा है। मोती सन्स का जब मैंने एनालिसिस करा, लिटरली मैं आपको सच बता रहा हूं, मुझे जब मैंने इसके बारे में पढ़ा, तो देखिए क्या है, ये जयपुर बेस्ड ज्वेलर है, और बहुत वहां पर इनका नाम है, बहुत ज्यादा डिमांड है। तो उसी का ही एक इफेक्ट इस आईपीओ के जो ये जीएमपी अभी हमें नजर आ रहा है 183%, वो ही इसमें नजर आ रहा है। एज सच अगर आप फंडामेंटल इसके देखोगे, दे आर नॉट अप टू द पॉइंट। ये बात याद रखनी है, यूफोरिया के टाइम पे ऐसे ही आईपीओ आते हैं जहां पर उल्टा सीधा सब कुछ होता है। आप देखिए 183% जीएमपी चल रहा है। फंडामेंटल वाइज अगर मैं बोलूं, ये आईपीओ इतना जीएमपी तो कहीं से डिजर्व नहीं करता। तो ये बात तो ध्यान में रखनी है। इसका मतलब क्या है, अगर आप लगा भी रहे हो और आपको लकीली अलॉटमेंट मिल भी जाए, अगर मेरे को मिलती, मैं तो आपको क्लियर कट बता रहा हूँ, सेल ऑन लिस्टिंग विदाउट अ डाउट। इसमें तो कुछ है ही नहीं, मतलब सोचने की भी बात नहीं है मेरे हिसाब से। चाहे ये बुल मार्केट में कहीं भी जाए, जैसा अभी रेट आ जा रहा है,
अगर वैल्यूएशन से ऊपर लिस्टिंग हो रही है, मेरी सजेशन सबको ये रहती है, आप भाई बुक कर लो, क्योंकि फायदा नहीं है, पता नहीं नीचे ऊपर मार्केट देखिए अभी बहुत ऊपर चल रही है। पिछले 10 दिन में निफ्टी 20,000 से 21,500 चला गया ऑलमोस्ट। अगर आप मानो तो 8-10% की मूवमेंट पिछले 10 से 15 दिन में निफ्टी ने दिखाई है। ये अनरियलिस्टिक मूवमेंट होती है। कहीं ना कहीं निफ्टी को थोड़ा सा नीचे लौट के आना पड़ेगा। भगवान नगर अगर लिस्टिंग वाले दिन हुआ, ये जिस दिन ये लिस्ट हो रहा है उस दिन हुआ, तो आपको थोड़ा सा फिर नीचे को भी देखने को मिलेगा इसमें। तो क्या कोशिश करनी है, मोती सेंस में देखो जीएमपी अच्छा है इसमें, नो डाउट, पर ये समझने हैं कि लिस्टिंग के चांस एक तो बहुत ही ज्यादा कम है, बहुत ही ज्यादा कम लिस्टिंग के, सॉरी लिस्टिंग यानी अलॉटमेंट के चांस आपको मिले इसमें बहुत ही इसमें कम है। और जो भी ये जीएमपी दिखा रहा है, दिस इज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल एज पर फंडामेंटल्स, ये जस्टिफाइड नहीं है। तो ये एक ब्रीफ मैंने आपको आइडिया दे दिया। अच्छा, बाकी तो आईपीओस में क्या है, मुथूट में और सूरज एस्टेट में, इनमें क्या है, तो मुथूट के साथ भी आप देखोगे जीएमपी का इतना अच्छा शुरू हुआ था 40-50% के आसपास, गिरते 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 ये 14% पे आ गया। अब लोगों के दिमाग में आ रहा है भाई अगर ये इतना ही अच्छा था तो क्या हो गया, अच्छा खासा जीएमपी था। और आईपीओ का साइज देखोगे 960 करोड़, विच इज डिसेंट, अलॉटमेंट के चांसेस तो बहुत हाई हो गए। लेकिन ये जो जीएमपी गिर रहा है ये इसलिए गिर रहा है क्योंकि जिन वैल्यूएशंस पर ये मुथूट माइक्रो आ रहा है, ये आप समझ के चलिए ये एट पार है। एट पार मतलब जिस वैल्यूएशन पे मैक्सिमम आना चाहिए था एक डिसेंट लिस्टिंग के लिए, उसी पे आ रहा है। इसके ऊपर कुछ भी मिल रहा है तो वो प्रीमियम है, यानी कि जो इसका 14% प्रीमियम हमें मिल रहा है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही है। मैं तो ये बोलूंगा अगर ये 5 से 10% पे भी लिस्ट हो रहा है, दैट इज ऑल्सो डिसेंट। 14% भी शायद इन अ वे डिजर्व नहीं करता है मेरे हिसाब से। तो 5 से 10% वाली लिस्टिंग है, 14 अगर दिखा रहा है, इतना मिल जाए तो आप लकी हो, ये समझ लें। ठीक है, तो मुथूट पे भी कोई खास फंडामेंटल ऐसा नहीं दिख रहा कि अरे भाई वैल्यूएशन पे बहुत स्कोप छोड़ दिया टेबल पे, आईपीओ अप्लाई करो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है जितना दिखा रहा है जीएमपी उससे ज्यादा खुल जाए, इसमें इसके चांसेस कम है। और अगर खुलता है बुक ऑन लिस्टिंग, क्लियर कट स्ट्रेटेजी मैं ये फॉलो करता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये मुथूट की बात हो गई, ये बात हो गई मोतीसन की। अब बात करते हैं सूरज एस्टेट की। बाय फंडामेंटल्स सूरज एस्टेट लुक्स मच बेटर देन दीज टू फॉर श्योर। इसका 19%, मैं बोलूंगा ये भी 10-15% ही डिजर्व करता है, तो 19% दिखा रहा है तो एट पार है। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत भयंकर बहुत बड़ी लिस्टिंग हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। इसमें भी डिसेंट लिस्टिंग इसमें मिलेगी। लेकिन फंडामेंटली इन दोनों से बेटर है सूरज एस्टेट। ये है वो जो हम कल के आईपीओ की बात कर रहे हैं। तो एक आइडिया हमें क्या लगा कि सूरज एस्टेट 19% जीएमपी दिखा रहा है, तो 10 से 20% के लिए डिसेंट आईपीओ है। मुथूट माइक्रो में 14% दिखा रहा है, तो मैं तो बोलूंगा 5 से 10% में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है इसमें। अगर 14, 15, 20, 25 कुछ भी मिल जाए वो तो बुक ऑन लिस्टिंग है सीधी सीधी। मोतीजंस की मैंने आपको बताया कि लिस्टिंग जो जितना जीएमपी दिखा रहा है उतना तो कहीं से इसके फंडामेंटल नहीं बनते, सिर्फ यूफोरिया के बेसिस पे इतनी डिमांड क्रिएट हो रही है। और ऑफ कोर्स छोटा आईपीओ साइज उसकी वजह से अप्लाई अगर करते हैं, मैं अगर अप्लाई करता हूं और मुझे लिस्टिंग मिल जाए, लकी मैं रहा, बहुत कम चांस है, तो मिल जाए तो यहाँ पर भी बुक ऑन लिस्टिंग। सारे आईपीओ देखिए ये होता यही है। आप में से जो भी नया नया है ना मार्केट में, वो शायद मेरी बात सुन के समझेगा कि यार ये पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं। अगर इतना जीएमपी दिखा रहे हैं तो लिस्टिंग कहीं तो होगी, बिल्कुल होगी, लिस्टिंग ठीक ठाक हो ही जाएगी। मार्केट ऐसा नहीं है कि क्रैश कर गया, तो लिस्टिंग ठीक ठाक तो हो जाएगी। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि ये जो आईपीओ हैं ये खतरनाक आईपीओ हैं सारे, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से चली हुई है, थोड़ा सा भी करेक्ट हुई, इनके जीएमपी ही गायब हो जाएंगे। ये 19%, 14% कुछ नहीं दिखने वाला आपको फिर। तो लकी रहे, करेक्शन नहीं आई तो ये भी मिल जाएगा, इससे थोड़ा ज्यादा भी मिल जाएगा, करेक्शन आ गए तो ये भी नहीं मिलेगा, इसलिए थोड़े से रिस्की आईपीओ है। इन तीनों में से सूरज एस्टेट को हम फंडामेंटली थोड़ा हायर रखेंगे। चलिए, ये बात रही उन आईपीओ की जो 20th को क्लोज हो रहे हैं। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेट में, जो कि 21 दिसंबर को क्लोज हो रहे हैं, यानी कि उसके अगले दिन। अब आपको पता है कि जो रिफंड आता है पैसे का, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो T+2 मान के चलो उस पे होता है। तो अगर आपने 20th में किसी भी आईपीओ पे लगाया है, तो आप ये समझ के चलिए कि आप 21st के किसी भी आईपीओ पे, मतलब अगर आपने सारा वहीं पर ही फंड लगा दिया 20th वाले किसी भी आईपीओ पे, तो आप 21st वाला तो कोई भी अप्लाई नहीं कर पाओगे, 22nd वाला अप्लाई कर पाओगे, वो अभी हम बात कर लेंगे। तो जिनके जो भी क्वेश्चंस हैं, मैं बोलूंगा आप अपने आराम से क्वेश्चंस बाद में पूछना, एक बारी मेरी एक्सप्लेनेशन आप समझ लो, ठीक है। तो 21 दिसंबर को कौन कौन से हो रहे हैं जरा पहले समझ लेते हैं। तो इसमें जो पहले आता है वो है मुफ्ती जीन्स, जो कि 21 दिसंबर को ही क्लोज हो रहा है। इसका जो जीएमपी चल रहा है वो है 51%, ठीक है। और ये जो आईपीओ है ये 550 करोड़ का है, तो ये हमें एक बात समझ में आती है। साथ ही में 21 दिसंबर को एक और आईपीओ जो क्लोज हो रहा है वो है आरबीजी ज्वेलर्स। अब नाम तो इनका भी है, पर हैरानी की बात है इनका कोई जीएमपी नहीं है फिलहाल, 0%। और क्योंकि आईपीओ छोटा है 100 करोड़ का, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है, इसके बारे में भी अभी मैं आपको समझाऊंगा। नंबर 6 जो एक और आईपीओ, 21 को 3 आईपीओ क्लोज हो रहे हैं, तो एक और आईपीओ जो क्लोज हो रहा है वो है हैप्पी फोर्जिंग्स। अब हैप्पी फोर्जिंग्स भी 21 को बंद हो रहा है, इसका जो जीएमपी चल रहा है वो है लगभग 50%। और ये आईपीओ है 1008 करोड़ का, यानी कि अभी तक के 6 आईपीओ जिनमें हमने बात करी, सबसे बड़ा आईपीओ हैप्पी फोर्जिंग्स है आईपीओ साइज के हिसाब से, क्योंकि आईपीओ साइज बड़ा है तो चांसेस आपके अलॉटमेंट के ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है ना। अब इनके एक एक करके इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूं अगर मुफ्ती जीन्स की,
देखिए मुफ्ती जीन्स के नंबर जो थे 2020, 21, 22 यानी FY में अच्छे थे। FY 23 में थोड़ा सा ठीक नहीं दिखा और FY 24 के फर्स्ट क्वार्टर में थोड़ा खराब ही नंबर्स है। तो एज सच कंपनी में बुराई नहीं है, पिछले क्वार्टर में अच्छा नहीं करा थोड़ा सा, बाकी एज सच कोई बुराई नहीं है। तो उस बेसिस पे कहीं ना कहीं इसका GMP बीच में आना चाहिए था मेरे हिसाब से, लगभग 30% के आसपास आना चाहिए था। पर यूफोरिया में क्योंकि 50% है, नो प्रॉब्लम, हम बोलेंगे ठीक है, क्योंकि कंपनी अच्छा ही कर रही थी 3 साल से, एक आध क्वार्टर खराब किसी का भी हो सकता है। तो एज सच कोई प्रॉब्लम मुफ्ती में भी नहीं नजर आ रही है। तो अगर हम इसका एक्सपेक्ट जो एक्चुअल इसका हम बोलते हैं GMP प्रोबेबली 30 to 40%, पर क्योंकि थोड़ा यूफोरिया है तो 51%, विच इज ऑल्सो फाइन, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं RBC जूलर्स। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वाई, ये समझना पड़ेगा वाई इट इज इंटरेस्टिंग। 0% GMP। आप सोचो मोती सन भी जूलर है, RBC भी जूलर है, ये 183% और ये 0%, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल वाइज मोती सन्स RBC के सामने टिकता भी नहीं है। अब ये कोई पढ़े नंबर तो उसको समझ में आ जाएगा, ये तो मैं आपको तो शॉर्ट में बता रहा हूं, आप चाहो तो नंबर पढ़ के देखना। मोती सन्स RBC जूलर्स के सामने टिकता भी नहीं है फंडामेंटल्स में। क्यों? क्योंकि RBC ने ऐसा नहीं कि बहुत ग्रोथ करी है, ऐसा बहुत जबरदस्त ग्रोथ करी हो ऐसा नहीं है, पर 2020 ऑनवर्ड्स स्टेबल नंबर्स दे रहे हैं रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिटेबिलिटी वाइज, विच इज मच बेटर देन मोती सन्स। मोती सन्स तो थोड़ा और डिक्लाइन में ही आया है। तो एक डिक्लाइन होता हुआ IPO जिसकी हाइप बनाकर इसके GMP को 180% पहुंचा दिया है, जो कि बनता भी नहीं है, और एक ये RBC जूलर्स जिसकी कोई हाइप नहीं है लेकिन इसके फंडामेंटल मोती सन से तो बेटर ही है। ये हो सकता है हमारा। अब देखिए क्या होता है, जो IPO छोटे होते हैं साइज में, वो ट्रेड टू ये T2T आपके सेगमेंट में आ जाते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि आप इसमें इंट्राडे नहीं कर सकते, और इसमें सर्किट छोटा होता है 5% का। तो अगर मान लीजिए मोती सन्स लिस्ट हो भी गया अच्छा खासा, खराब भी हो गया, तो 5% का लोअर सर्किट, 5% का अपर सर्किट, पूरे दिन में से ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। वहीं RBC भी अगर मान लीजिए 0% दिखा रहा है, पर से लिस्टिंग पर डिमांड आ जाती है, तो +5% या -5% इसमें मैक्सिमम हो सकता है। सब्सिक्वेंटली हर दिन सर्किट वो 5-5% चलता है, लेकिन जब अगर इसकी परफॉर्मेंस ठीक हो जाती है तो फिर सर्किट बड़े भी हो जाते हैं, जैसे जैसे इसका साइज बड़ा हो जाता है कंपनी का। अब देखिए इसमें है क्या प्रॉब्लम, ये फंडामेंटली अच्छा ना होते भी इतना GMP है, और ये फंडामेंटली बुरा नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा है, पर ये बुरा नहीं है, फिर भी इसमें कोई डिमांड नहीं है। मुझे 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 पर्सनली लगता है ये एक डार्क हॉर्स हो सकता है, एटलीस्ट ऑन लिस्टिंग डे या सब्सिक्वेंट 2-3 दिन पे ऐसा हो सकता है। क्योंकि देखो डिमांड नहीं आ रही है, तो मैं भी हैरान हूं कि इसमें डिमांड क्यों नहीं आ रही है। मेरे हिसाब से इतनी तो होनी चाहिए थी कि इसको 5-10% की तो रिस्पेक्ट मिले कम से कम। ऐसा वैल्यूएशन वाइज भी स्कोप डिसेंट है, और ऐसा यूफोरिया में अगर कोई IPO आ रहा है और वो वैल्यूएशन वाइज डिसेंट है, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि उसमें आपको और लिस्टिंग गेन्स मिलने के चांस जनरली रहते हैं, बाय रूल तो रहते हैं। किस्मत खराब हो तो फिर तो उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन डार्क हॉर्स हो सकता है। 100 करोड़ का ही छोटा IPO है, थोड़ी बहुत डिमांड तो डेफिनेटली आएगी, और मुझे ऐसा लगता है कि बाय द टाइम ये लिस्ट होगा, अगर मार्केट करेक्ट नहीं होती, वो उस अगर का तो आंसर किसी के पास भी नहीं है कि करेक्ट होगी या नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल मिड में चल रही है अभी। लेकिन अगर मार्केट करेक्ट नहीं होती है, ये एक डार्क हॉर्स हो सकता है जिसमें आपको शायद 1 से 2 अपर सर्किट मिल जाए 5-5% के, शायद। मैं आपको अभी तो एनालिसिस कर रहे हैं, अभी प्रेफरेंसेस लगा लेंगे, मैं आपको जस्ट अपना एनालिसिस बता रहा हूं जो मैंने रीड करा है। मुझे लिटरली समझ नहीं आ रहा कि RBC जूलर से लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों है कि इसका कोई GMP नहीं है, जबकि मोती सन जिसका नंबर खराब है, हाइप क्रिएट करिए, उसको 183% पे खुलवाने का क्या लॉजिक है, भगवान जाने। खैर, ठीक है, तो ये हो गई है बात RBC की फिलहाल। अब आता है हमारा नेक्स्ट IPO जो 21 को क्लोज हो रहा है, वो है हैप्पी फोर्जिंग्स। मैं आपको अगर बताऊं, जितने भी IPOs हैं आ रहे हैं, मुझे ये सबसे अच्छा लगा, मतलब मैं इसके लिए हार्ट बना देता हूँ, ठीक है। ये सबसे अच्छा IPO लगा मुझे। फंडामेंटल्स, वैल्यूएशंस बहुत अच्छे हैं, 50% GMP को जस्टिफाई करता है ये IPO। और क्योंकि ये IPO सबसे बड़ा भी है, तो लिस्टिंग के मतलब ऑफ कोर्स देखिए डिमांड तो इसकी आएगी, क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है। फोर्जिंग्स ये लोग फोर्जिंग्स बनाते हैं, जो कि आप JCB की मशीन वगैरह देखते हो ना, उनमें सब इनके पार्ट्स लगते हैं। तो कंपनी अच्छी है, काम अच्छा है, नंबर्स अच्छे हैं, वैल्यूएशन अच्छे हैं, टॉप क्लास IPO मैं इसको बोलूंगा। इसमें मेरे को लगता है कि डिमांड भी डिसेंट आएगी क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। तो ये तो जस्टिफाइड है टोटली। तो वन, अगर इन 6 में से बात करूं तो दिस IPO आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट IPOs हियर, फिलहाल जो मैंने आपको 6 IPOs बताए। तो अब घूम फिर कर क्या क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अब 6 के 6 IPO में लगाए ना लगाए, प्रेफरेंसेस क्या रखें, किसको हम हायर प्रेफरेंस दें, किसको कम दें, किसमें कैपिटल एलोकेशन कैसे करें। ये बताने से पहले एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करना चाहूंगा, वो है नंबर 7th IPO, जो कि लिस्ट नहीं, जो क्लोज हो रहा है 22 दिसंबर को। अब हमें इस पे भी क्यों ध्यान देना है, क्योंकि भाई अगर 21 में अगर आपने अप्लाई करा किसी भी IPO में, मान लो आपके फंड्स खत्म हो गए, तो 22 दिसंबर वाले IPO में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए मैं ये एनालिसिस का पार्ट था नहीं, पर मैं इसको भी ले रहा हूँ। फ्राइडे तक के जितने भी IPOs हैं वो मैं आपके कवर कर रहा हूँ इस वेबिनार के अंदर। तो ये है आजाद इंजीनियरिंग, इसका भी नाम बहुत चल रहा है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसमें इन्वेस्टेड है ऑलरेडी, इसका भी बहुत नाम चल रहा है। GMP 83%, विच इज फेयरली गुड। और अगर इसके IPO साइज की बात करूं तो 740 करोड़ का ये IPO, विच इज फेयर इन साइज एज वेल।
अगर इसके फंडामेंटल्स की बात करूं, 83% इसको मिल रहा है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता था, लेकिन फंडामेंटल वाइज इट इज ऑल्सो गुड। कोई प्रॉब्लम आपको इसमें ऐसी बहुत देखने को मिलेगी नहीं, अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन भी अच्छा आ रहा है, फंडामेंटल्स भी अच्छा है, तो ये भी अच्छा है, ठीक है ना। अब आपको थोड़ा सा ये सातों आईपीओ का मैंने एक आउटलुक दे दिया, मेन बोर्ड आईपीओ का। अब बात आती है कि इसमें प्रेफरेंसेस कैसे डिसाइड करें, क्योंकि वो सबसे एक मेजर पार्ट यहाँ पर आता है। अब प्रेफरेंसेस के लिए देखिए, मैं आपको ये बोलूंगा, जब मैं क्या प्रेफर करता हूँ मैं आपको वो बता रहा हूँ एक बारी, फिर आपके जो क्वेश्चन होंगे उसके बेसिस पे भी मैं कुछ ना कुछ आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं बात करूं हैप्पी फोर्जिंग्स की, ये मेरी नंबर 1 प्रेफरेंस है फॉर अलॉटमेंट एज वेल एज लिस्टिंग गेम्स। बहुत अच्छा आईपीओ है, मुझे बहुत पसंद आया इसके फंडामेंटल्स, जीएमपी, आईपीओ साइज, वैल्यूएशंस, एवरीथिंग इज वेरी गुड। तो नंबर 1 पे मैं लेके चल रहा हूँ हैप्पी फोर्जिंग्स, ठीक है। इसके बाद मुझे आजाद इंजीनियरिंग भी अच्छा लग रहा है। ये दोनों ही आईपीओ में भी देखो डिमांड तो आएगी, ऐसा नहीं है कि इसमें डिमांड कम रहने वाली है। जैसे कई आईपीओ में हम ये प्ले कर लेते हैं कि भाई डिमांड कम या ज्यादा, लेकिन हो क्या रहा है, कोई भी आईपीओ उसको भरा ही जा रहा है। तो यहाँ पर एडवांटेज आईपीओ चूज करने में है, कौन सा बेटर है, जहां पर रिस्क भी थोड़ा सा मिटिगेट होता है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा हायर लेवल पे है। यहाँ पर उस तरीके से नहीं देखना कि भाई कहां पर लोग लगाएंगे कहां पर नहीं लगाएंगे, वो चीज को थोड़ा सा मैं हाईलाइट अभी करूंगा, लेकिन फिलहाल प्रेफरेंसेस को देखते हैं। तो नंबर 1 प्रेफरेंस हैप्पी फोर्जिंग्स बनती है। नंबर 2 प्रेफरेंस बनती है हमारी आजाद इंजीनियरिंग, अलॉटमेंट पर्पसेस से और अच्छे लिस्टिंग गेंस के पर्पसेस से, फंडामेंटल्स के पर्पसेस से। इन दोनों आईपीओ को किसी भी हाल में मैं तो मिस नहीं कर रहा हूं, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब हाँ, ये हो सकता है थोड़ा फंड स्प्लिट करके लगा लो, क्योंकि दोनों में ही डिमांड तो आनी है, तो थोड़ा फंड स्प्लिट करके लगा लो, थोड़े अकाउंट बढ़ाने की कोशिश करो, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि अच्छा 1-2 प्रेफरेंस तो हो गई, जिनके इसमें ही कैपिटल लग गई है उनकी तो लगी गई है, तो फिर उनको तो कोई ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। अब नंबर 3 प्रेफरेंस किसको दे, मोती सन्स मैंने, अब मोती सन्स में देखिए अलॉटमेंट चांसेस ही बहुत कम होंगे, सबसे हाईएस्ट डिमांड इसकी रह सकती है, क्योंकि जो यूफोरिया है उसके आगे आप लड़ नहीं सकते हो। मुझे ऐसे आईपीओस में अप्लाई करने का पॉइंट नजर नहीं आता। डेफिनेटली 183% लुक्स अट्रैक्टिव, लेकिन शायद अगर मैं प्रोबेबिलिटी वाइज बोलूं तो इसमें शायद ही कुछ आपकी इसमें अलॉटमेंट आने के चांस है, 1% से भी नीचे ही रहेगा मेरे ख्याल से। तो जब इसके नंबर्स खत्म होंगे कल, तो अलॉटमेंट के चांसेस ही नहीं है। प्लस मुझे पता है यार फंडामेंटल में मजा नहीं है, तो मैं लालच छोड़ देता हूँ। मैं अपनी आपको अपनी पर्सनल बात बता रहा हूँ, मैं फिर उस केस में लालच छोड़ देता हूँ कि यार 183% ठीक है, मैं समझता हूँ कि 2-3 आईपीओ के बराबर का गेन शायद ये दे जाए, लेकिन अगर मुझे अलॉटमेंट ही नहीं दे रहा और उसकी जगह मैं कोई और अच्छे आईपीओ में लगाता हूँ जहां पर चांसेस हैं, तो वाई नॉट। तो मैं पर्सनली मोती सन्स छोड़ के जाऊंगा, आई एम नॉट अप्लाइंग इन मोती सन्स। आपकी प्रेफरेंस हो सकती है, और मैं बुरा भी, मैं इसको गलत भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि 183% किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है। अब अगर ये किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बहुत क्राउड यहाँ पर आएगा एक्सेस में, तो बाकियों में थोड़ा सा शायद स्कोप बन जाए। तो इसलिए मैं मोती सन्स को अपनी तरफ से अवॉइड कर रहा हूँ। आपका अगर मन हो तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये माउथ वाटरिंग जीएमपी है, आप अपने हिसाब से उसमें थोड़ा सा सोच सकते हो। अगर मुझे नंबर 3 प्रेफरेंस देनी है तो डेफिनेटली मैं मुफ्ती जीन्स को प्रेफर करना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि ये 30-40% जीएमपी के लगभग तो यूफोरिया में भी डिजर्व करता है। तो 51 चल रहा है, चाहे थोड़ा नीचे आ जाएगा 20-25, पर यहाँ थोड़ा सा सेफ्टी कुशन भी है, ठीक है। तो नंबर 3 प्रेफरेंस मेरे लिए हो गई मुफ्ती जीन्स। आरबीसी जूलर्स, कहने को तो 5-10% के लिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 10-20% की ही बात है, पर ये छोटा आईपीओ साइज है, यहाँ पर भी थोड़ा मैं अज्यूम नहीं कर पा रहा हूँ इसमें कि ये डिमांड किस लेवल तक खींच सकता है। अगर जो लोग जेन्युइनली एनालिसिस करते हैं उनकी बात सोशल मीडिया पर फैली, तो इसमें भी डिमांड आ जाएगी, क्योंकि फंडामेंटल्स में तो बुराई नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं है, बहुत बुरे भी नहीं है, ऐसे भी नहीं है कि 0% पे लिस्ट हो, 5-10% तो बनता है। तो आरबीजी में क्या होगा वो नंबर्स के बेसिस पे जैसा भी रहेगा। कल परसों इसकी लिस्टिंग, परसों इसकी क्लोजिंग डेट है, तो मैं आपको टेलीग्राम ट्विटर अपडेट कर ही दूंगा, वहां पर मैं आपको आइडिया दे दूंगा कि इसका नंबर्स कैसे नजर आ रहे हैं, तो आप कैसे सोचो। इसको फिलहाल प्रेफरेंस लिस्ट में ना रखकर इसको फिलहाल अभी एक डार्क हॉर्स के तौर पर ही हम लेकर चलेंगे, ठीक है। तो 1-2-3 प्रेफरेंस मैंने आपको बता दिया है। अब जो कल क्लोज हो रहे हैं, क्या उसमें से भी किसी को लगाएं, मोती सन्स का तो मैंने आपको बोल दिया, मैं तो नहीं लगा रहा हूँ। बचा सूरज एस्टेट और मुथूट माइक्रो। अब देखो यहाँ पर एक डायलेमा आ जाता है कि भाई मैं इनमें अपने पैसे लगाकर वेस्ट करूं या यहाँ पर पैसे लगाऊं जो कि ज्यादा बेटर दिख रहे हैं मेरे को, क्योंकि पैसे तो सबके पास लिमिटेड ही है ना। यहाँ पर देखो डिमांड आएगी कल भी, ऐसा नहीं है, क्योंकि अभी तो कुछ कोई आईपीओ खोल ले उसकी डिमांड आनी आनी है। तो क्या यहाँ पर ब्लॉक करे जाए पैसे या इनको छोड़ा जाए। मेरी प्रेफरेंस ये रहेगी कि मैं 21 वालों को ज्यादा इनको पिक करने की कोशिश करूं रादर देन 20th, क्योंकि यहाँ पर किसी भी आईपीओ के अंदर मुझे तो भैया एश्योरेंस नहीं है। सूरज एस्टेट डिसेंट है, 10-20%। अगर आप देखो, अगर किसी के पास पैसे हैं ज्यादा फिर तो कहीं भी लगा लो, डजेंट मैटर। किसी के पास नहीं है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ। तो जिनके पास नहीं है, या मेरे जैसे लोग जो कि एलोकेट भी करेंगे तो 2-3 में ज्यादा करेंगे रादर देन सातों में स्प्रेड करना, तो मैं भी 2-3 में ही एलोकेट करने के बारे में सोचता हूँ। तो वो प्रेफरेंस तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अदरवाइज अगर आपके पास पैसे हैं और आप 4th-5th प्रेफरेंस के तौर पर देखना चाहते हैं, तो 4th प्रेफरेंस रहेगी सूरज एस्टेट और 5th प्रेफरेंस रहेगी मुथूट माइक्रो। मोती सन्स मैं नहीं जा रहा हूँ पर्सनली,
आपको जाना है वो आपके पास पैसे हैं तो आप जा सकते हो। और आरबीसी जूलर्स डार्क हॉर्स है, इसकी थोड़ी-सी अभी डिमांड देखनी पड़ेगी। तो इस पर अभी आप इमीडिएट बेसिस पे कोई जजमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ जो इसका लास्ट डे है 21 दिसंबर, मैं एनालिसिस तो आपको पता ही है शेयर करता ही हूँ, जो लास्ट डेट, फाइनल अपडेट आता है, उसमें मैं ज़रूर इसका सब कुछ मेंशन कर दूँगा कि मुझे अभी क्या नज़र आ रहा है, क्या ये डार्क हॉर्स बनने लायक है? तो आप वहाँ पर वो 21 को एनालिसिस देख लेना। तो ये तो मेरी तरफ से एक छोटी-सी समरी रही, जो मेन बोर्ड आईपीओज़ आ रहे हैं। आप सब इसमें रिटेल की एप्लीकेशंस लगा सकते हैं, चांसेस हैं। मैं हमेशा जो बोलता हूँ वही अभी भी बोल रहा हूँ, मल्टीपल एप्लीकेशंस ट्राई करें। फंड्स कम पड़ेंगे ही पड़ेंगे, नो डाउट, क्योंकि अगर आप मान लीजिए सातों आईपीओ में अगर आप लगाने की प्रेफ़रेंस ले लो, फॉर मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, अगर आप सातों आईपीओ में लगाने की सोचो और 4-4 एप्लीकेशन लगाने की सोचो, तो ऑलरेडी वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है फिर। 16 इंटू 7 3 लाख रुपए, मतलब कितने, 4 लाख रुपए हो जाएँगे वो। तो सबके पास तो 4 लाख रुपए नहीं है। तो प्रेफ़रेंस भी मैंने बता दी, किसी के पास है, तो वो भी मैंने बता दिया। अब इसके साथ देखिए क्या है, ये मैं शीट क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है? अब 7 मेन बोर्ड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। जो लोगों के पास फंड्स थोड़े ज़्यादा रहते हैं, 3 एसएमई भी हैं इसके साथ। एक इन शॉर्ट बता देता हूँ कि तीनों ही एसएमई फिलहाल प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहे। तो क्योंकि जब तीनों एसएमई प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहे, तो क्या टेंशन लेनी फिर तो। फिर 7 मेन बोर्ड को ही चलो। और इनमें भी मैंने आपको 1, 2, 3, 4, 5 तो समझा ही दिया। तो ये सब चीज़ों को आप ध्यान रखना, उसके बेसिस पे आपने इन आईपीओज़ में अप्लाई करना। चलिए, तो मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन हो गई है। अब बारी आती है आपकी। लेते हैं एक-एक करके आपके क्वेश्चन्स। ऑफ कोर्स बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, मुझे पता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्स देने की, ठीक है?